एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रवीण कुमार जी भार्गव हैं। प्रवीण कुमार जी भार्गव से हम जानेंगे कोटा विश्वविद्यालय परीक्षा से संबंधित कई जानकारियाँ, साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र किस तरह चलता है इसके बारे में भी हम भार्गव साहब से विस्तार से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं प्रवीण भार्गव साहब से। प्रवीण कुमार भार्गव साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। भार्गव साहब, पहले अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपने ये जो क्षेत्र चुना ये किस रूप में चुना आपने? नमस्कार गौतम साहब, मैं जन्मस्थल मेरा कोटा ही है जी। कुछ समय कोटा के रहने के पश्चात मूलतः हम 12 डिस्ट्रिक्ट में छबड़ा एक तहसील है वहाँ के रहने वाले हैं जी। मेरे पिताजी अभियोजन अधिकारी रहे, तो जहाँ जहाँ उनका स्थानांतरण हुआ जी, उनके साथ ही हम रहे। तो मोस्टली समय बूंदी, झालावाड़, बारा, भरतपुर, धौलपुर और कुछ जयपुर से हुआ। मेरी शिक्षा जो है ज़्यादातर कोटा डिस्ट्रिक्ट के समीप ही बूंदी पर्यटन नगरी है, वहाँ हुई है। वहाँ से मैंने बीए किया, एलएलबी किया। तत्पश्चात एलएलएम करने में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर चला गया। अध्ययन करते समय एक विचार ये भी आया कि बीएड कर लें और शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिल जाए। फिर धीरे धीरे फादर ने कहा नहीं, आपको वकालत करनी है, तो कुछ समय मैंने वकालत भी की सर। फिर मेरी रुचि जब वकालत के दौरान ही मैंने एलएलएम किया तो वापस पढ़ाई के क्षेत्र में हो गई और विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। बिल्कुल। भार्गव साहब, आप कोटा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। कौन कौन से कॉलेज इससे संबद्ध है और निजी और सरकारी? मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 2003 में कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जी। 2003 में जब कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, स्थापना के साथ ही हमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली 6 डिस्ट्रिक्ट में जो महाविद्यालय संचालित किए जा रहे थे उनका एफिलिएशन मिला, क्योंकि इससे पूर्व इन महाविद्यालयों की संबद्धता जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर से थी। स्थापना के समय से ही मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय लगभग 70,000 विद्यार्थियों का एनरोलमेंट था और ट्रेडिशनल कोर्सेज जितने भी चलते हैं 6 संकायें हमारे यहाँ हैं: शिक्षा, लॉ, साइंस, विज्ञान, कॉमर्स, वाणिज्य और आर्ट्स, कला। जी। इन विषयों से संबंधित कोर्स जिन भी महाविद्यालयों में संचालित किए जा रहे थे इन 6 डिस्ट्रिक्ट में, वो सब कोटा विश्वविद्यालय में के अंतर्गत आते हैं। भार्गव साहब, निजी और सरकारी जो महाविद्यालय कितनी संख्या होगी कोटा विश्वविद्यालय के संबंध में है? जो मैं बताना चाहूँगा आपको, वर्तमान में 230 महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय से सभ्यता प्राप्त करते हैं। इसमें लगभग 80 के आसपास राजकीय महाविद्यालय हैं, शेष निजी महाविद्यालय। जी। भार्गव साहब, आपके ऊपर एक विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, परीक्षा नियंत्रक, यानी पूरे जो इससे संबद्ध महाविद्यालय हैं उनकी परीक्षाओं का
नियंत्रण करना, किस तरह ये भार को किस तरह आप मतलब सर्जित करते हो? विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित करने से पूर्व बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। ये इसमें पूरा विश्वविद्यालय भागीदार होता है, इसका प्रत्येक कर्मचारी भागीदार होता है। सत्र जब प्रारंभ होता है तो सत्र प्रारंभ होने से पहले हमारे यहाँ एक शाखा है जिसका एकेडमिक, वहाँ पहले पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। विश्वविद्यालय में जो आचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्य हैं वो पाठ्यक्रम तय करते हैं कि ये इस वर्ष पढ़ाया जाएगा। वहीं परीक्षा की योजना या स्कीम तय होती है कि कितने कितने अंक किस किस विषय में होंगे और कितना इंटरनल पार्ट होगा, कितना एक्सटर्नल पार्ट होगा, कितना थ्योरी का पार्ट होगा, ये उसमें तय होता है। उस योजना के अनुरूप हम उस कार्य को निष्पादित करते हैं कि किस प्रकार उन परीक्षाओं को आयोजित किया जाना है। उससे पूर्व जैसे सत्र प्रारंभ हुआ, पहले पाठ्यक्रम तय हुआ, पाठ्यक्रम तय होने के साथ ही परीक्षाएं फॉर्म भरवाए जाते हैं। परीक्षाएं फॉर्म जब भरते हैं उस तो विद्यार्थियों का ये हमारा एक तरह से बहुत बड़ा मेला टाइप लगता है कि कोटा विश्वविद्यालय न केवल नियमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करता है, बल्कि इसी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनका कहीं किसी महाविद्यालय में किन्हीं भी कारणों से प्रवेश नहीं हो पाता, तो वो स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में भी हमारे यहाँ आवेदन कर सकता है। उनकी परीक्षाएं भी आयोजित कोटा विश्वविद्यालय करवाता है। भार्गव साहब, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र कब से प्रारंभ होता है? जुलाई से प्रारंभ हो जाता है जी, और अप्रैल तक लगभग सभी कक्षाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। क्योंकि कुछ सत्र जैसे एजुकेशन वगैरह थोड़ा लेट प्रारंभ होते हैं तो उनकी परीक्षाएं लेट होती हैं, पर अप्रैल तक परीक्षाएं की दृष्टि से कंप्लीट कर लिया जाता है। प्रवीण भार्गव साहब, जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो आपके विश्वविद्यालय के अधीन 230 महाविद्यालय हैं, तो किस तरह आप मॉनिटरिंग करते हैं? इसका सर सिस्टम बना हुआ है। लगभग 70 परीक्षा केंद्र हैं, वहाँ परीक्षा सामग्री एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाई जाती है और वापस जब परीक्षाएं आयोजित हो जाती हैं तो मंगवाई जाती है। और हमारे यहाँ परीक्षा आयोजित करना भी बड़ा काम है, क्योंकि लगभग 2,80,000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करते हैं और हम तीनों शिफ्ट में बराबर परीक्षाएं चलाते हैं, तब जाके वो परीक्षाएं आयोजित हो पाती हैं। परीक्षाएं आयोजन के पश्चात फिर असेसमेंट का काम होता है। जो योग्य शिक्षक हैं उनसे असेसमेंट करवाया जाता है। तत्पश्चात परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई निर्धारित स्कीम के अनुसार जारी किया जाता है। भार्गव साहब, नकल रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो नकल रोकने के लिए विश्वविद्यालय क्या करता है, और साथ ही यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसके कड़े प्रावधान क्या हैं? कोटा विश्वविद्यालय नकल संबंधी प्रकरणों के मामले में प्रारंभ से ही कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय की स्थापना से ही इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया और इसके रोकथाम के उपाय भी प्रभावी रूप से किए गए। जैसे जैसे विश्वविद्यालय का विकास होता गया, वैसे वैसे नकल विरोधी प्रावधानों में भी सुधार करते गए। कभी कभी एक विशेष स्थान से भी शिकायत प्राप्त होती थी, आज वहाँ भी स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा काफ़ी कड़े कदम इन विषय पर उठाए। इसके प्रभावी तरीके हमने महाविद्यालयों को भी फ्लाइंग लगाने का अधिकार दिया हुआ है कि वो जब आपके यहाँ परीक्षा केंद्रीय परीक्षाएं संचालित हैं तो आप इंटरनल फ्लाइंग कराएं, ताकि विद्यार्थी कोई भी यदि कर रहा है तो वो पकड़ा जाए या रोकथाम के उपाय किए जाए। दूसरा एक और प्रभावी उपाय हम विश्वविद्यालय स्तर पर भी
सडन फ्लाइंग भेजते हैं जी। और ये लगभग सभी सेंटर पर प्रतिवर्ष जाती हैं और ऐसा नहीं कि कोई निश्चित संख्या में 1 या 2 बार नियमित फ्लाइंग कराई जाती है। फ्लाइंग स्क्वाड दस्ता बनाया हुआ है। जी। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि मान लीजिए सवाई माधोपुर में फ्लाइंग भेजनी है जी। और यहाँ से पहुँचने में टाइम लगेगा, तो वहीं के आसपास के किसी अन्य कॉलेज से 3-4 व्याख्याताओं की टीम बनाई और तुरंत रवाना कर दी। आवश्यक औपचारिकताएं भी साथ साथ पूरी कर ली जाती हैं और अच्छी संख्या में हमारे यहाँ केस बनते हैं और विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार उनको नियमित सुनवाई के पश्चात सजा दी जाती है। हम एक तरह से ये जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करते हैं बिल्कुल कि नकल का मुकदमा विद्यार्थी पे बनने के पश्चात उसके अगेंस्ट सीधा एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं, उसका भी पक्ष सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, तत्पश्चात निर्णय लिया जाता है। भार्गव साहब, जब विद्यार्थियों की परीक्षा होती है उस समय पानी, छाया, इनका इंतजाम क्या विश्वविद्यालय की ओर से किया जाता है? मैं निवेदन करूं सर कि ये समस्या 2010 के बाद ना के बराबर हो गई है। जी। अब हमारे पास पर्याप्त संख्या में महाविद्यालय हैं और महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में फर्नीचर और स्टाफ है। जी। जहाँ कभी पहले इस प्रकार की समस्या आती थी या कोई कंपलसरी पेपर है उसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, जी। वैकल्पिक विषयों में तो ऐसा नहीं होता, तो फिर हम महाविद्यालयों को ये अनुमति देते हैं कि आप स्थानीय स्तर पर आवश्यक संसाधन जुटाएं, उसकी अनुमति हमसे लें, उसमें आने वाले व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय करेगा। पर विगत 5 वर्ष से ऐसी समस्या भी नहीं आ रही है। हाँ, आवश्यकता पड़ती है तो हम किसी स्कूल को ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी एक पारी में किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो वो महाविद्यालय हमसे परीक्षा केंद्र अनुमति लेगा कि इस तारीख की परीक्षाएं इतने बच्चों की हम फला स्कूल में कराएं, तो परीक्षाएं अच्छे से आयोजित रहती है। तो टेंट पानी की समस्या अब छाया की कम हो गई पहले की अपेक्षा, जैसा आप फरमा रहे थे। भार्गव साहब, कई बार आप परीक्षा नियंत्रक हैं, कई बार मार्कशीटों में त्रुटियां आ जाती है ना, तो कई बार हंगामे इसी कारण से हो जाते हैं, एक स्वाभाविक वो है। तो अंक तालियों में त्रुटियों को सुधारने के लिए आप क्या उपाय सुझाते हैं विश्वविद्यालय की ओर से? सामान्यतः त्रुटि तो देखी नहीं जाती, पर यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में विद्यार्थी ने खुद से संबंधित कोई जानकारी या प्रविष्टि गलत एंटर कर दी है जी, तो उसके अनुरूप, उस सब्जेक्ट के अनुरूप उसका यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है जी, तो वो अंक तालिका में नहीं दिखेगा। बिल्कुल। मान लीजिए वो महाविद्यालय में वो सब्जेक्ट ही नहीं है और ले लिया, या वो सब उसको दूसरा विषय अलॉट किया गया महाविद्यालय द्वारा, विद्यार्थी ने एग्जामिनेशन फॉर्म में दूसरा भर दिया है, तो रजिस्ट्रेशन के समय इसको रिमूव करने का प्रयास किया जाता है। फिर भी यदि कोई रह गया तो विद्यार्थी जी को बुला करके उसमें जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी संशोधन किया जाता है। प्रवीण भार्गव साहब, एडमिशन की प्रक्रिया किस तरह होती है विश्वविद्यालय में, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। परीक्षा नियंत्रक का कार्य जो है वो परीक्षाओं से संबंधित है। प्रवेश का कार्य हमारे विश्वविद्यालय में डीन पीजी स्टडीज देखते हैं जी, वो भी प्रक्रिया, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी है, जी जी, ऑनलाइन माध्यम से ही होती है और मेरिट बेस पे प्रवेश दिया जाता है। जहाँ तक महाविद्यालयों की बात है तो महाविद्यालयों में भी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपादित की जाती है, पर वो कॉलेज निदेशालय के माध्यम से देखा जाता है। दोनों जगह की परीक्षाएं, विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमिक परीक्षाएं और हमसे एफिलेटेड 6 जिलों के महाविद्यालयों की परीक्षाएं हमारे विश्वविद्यालय द्वारा करवाई जाती है। भार्गव साहब, कोरोना
के समय विश्वविद्यालयों की जो स्थिति थी उसमें कोटा विश्वविद्यालय अग्रणी रहा, मतलब पटरी पर लाने के लिए। लेकिन अभी जो शैक्षणिक सत्र में देरी का क्या कारण मानते हैं आप? मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे कुलपति माननीय प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी ने कोरोना काल में ऐसे अचूक फैसले लिए कि विद्यार्थियों को न तो परीक्षा आयोजन में कोई समस्या झेलनी पड़ी और न उनको अंक तालिका प्रदान करने में समस्या आई, और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कहीं प्रवेश या नौकरी से भी कोरोना काल में दिक्कत नहीं आई। मैं किन्हीं विश्वविद्यालयों का यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, परंतु उनको इस प्रकार सर्टिफिकेट दिए गए कि उनके अंकों के टोटल करने में दिक्कत आई। हमने ऐसी एक सारभूत नीति माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में बनाई कि उन विद्यार्थियों को ऐसी अंक तालिका प्रदान की गई कि वो न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी कहीं जाएंगे तो उस पर कोई किसी प्रकार की टोटल या अन्य गणित निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, न उसको चैलेंज किया जा सकेगा। रही बात सत्र की, तो परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने में थोड़ा समय लगा है। हम लगभग 1 माह लेट हैं, पर इस समय लगभग सभी राजस्थान के विश्वविद्यालयों की स्थिति समकक्ष ही है, जिसको कि हम शीघ्र ही कवर कर लेंगे। मैं आपका यहाँ एक बात और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सत्र सामान्यतः प्रवेश से संबंधित होता है। कोटा विश्वविद्यालय अभी तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं राजस्थान में हमेशा समय पे कराता है और उनके परीक्षा परिणाम भी बहुत त्वरित गति से निकालता है, ताकि किसी भी विद्यार्थी को न केवल राजस्थान में किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य जगह पर प्रवेश में दिक्कत आए, बल्कि भारत में भी वो समय पर प्रवेश ले सकता है। कोई भी डेट उसकी छूटती नहीं है। इस प्रकार हम परीक्षा अंतिम वर्ष की आयोजित कर, ये 1 महीना जो लेट हुआ है इसको हम बहुत शीघ्र ही कवर कर लेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। जो ये सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है, इसका क्या महत्व है? नई शिक्षा नीति के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अध्ययन अध्यापन का इस प्रकार का प्रयास है कि किसी विद्यार्थी का कंटिन्यूअस असेसमेंट हो। इसके लिए वर्ष में 2 बार, एक सत्र में 2 बार परीक्षाएं आयोजित हों, पर ये 2 बार परीक्षाएं आयोजित करना ही एक बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं, बीच में उनके इंटरनल असेसमेंट भी हो। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, तो पहले प्रवेश हुआ, उसके बाद इंटरनल टेस्ट होगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा, इंटरनल कई जगह सेमिनार या वाइवा वॉइस भी करवाते हैं। तो विद्यार्थी का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस स्टडी के पर्पस से किया गया है, और धीरे धीरे ये विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद योजना साबित होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भार्गव साहब, जो मतलब विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, उसकी डिग्री किस तरह आप वितरण करते हो? विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी अपनी परीक्षा पूरी आयोजित करके मार्कशीट तो उसी सत्र में उसको मिल जाती है, आगामी सत्र में उसको ग्रेस पास कराकर हमारे एकेडमिक काउंसिल से ग्रेस पास होती है। और उसके पश्चात माननीय गवर्नर साहब हमारे यहाँ आते हैं, तो दीक्षांत समारोह का आयोजन होता है। दीक्षांत समारोह में जो मेरिट होल्डर विद्यार्थी हैं उनको बुला करके हम उपाधि देते हैं। शेष विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपाधि पहुंचाई जाती है। मान लो भार्गव साहब कि कई बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे अंक मतलब मैंने परीक्षा में सही लिखा, अंक कम आए, तो इसमें रिवोल्यूशन की प्रक्रिया किस तरह महाविद्यालय संचालित करता है? मैं आपको यहाँ 2-3 बातें एक साथ स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोटा विश्वविद्यालय
उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में है जहाँ परीक्षा की पारदर्शिता, शुचिता और गोपनीयता तीनों बखूबी मेंटेन की जाती हैं। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित होता है, संबंधित विषय के विषय के पास उसकी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु जाती है। उसके बाद परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है। जैसा आपने फरमाया कि परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात यदि कोई विद्यार्थी उससे असंतुष्ट है कि मैंने अच्छा नहीं लिखा, तो उसके पास हमारे यहाँ पुनर्मूल्यांकन के आवेदन करने की भी प्रक्रिया है, जो आजकल ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म उसका ऑनलाइन ही बनना होता है, विद्यार्थी देता है, फिर उसकी पुनः कई जगह इस तरह का प्रावधान है, केवल रीटोटल करके उत्तर पुस्तिका भेज दी जाती है। कोटा विश्वविद्यालय में उसका वास्तविक पुनर्मूल्यांकन ही होता है और जो परीक्षा परिणाम होता है उसको विद्यार्थी को सूचित कर दिया जाता है। उसके पश्चात भी विद्यार्थी असंतुष्ट है तो विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकता है, जिससे वो स्वयं अपना असेसमेंट कर सकता है कि उसने क्या लिखा है। तो इतनी पारदर्शिता बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। भार्गव साहब, जो सत्र प्रारंभ होगा तो आप जो हाड़ौती के जो महाविद्यालय हैं उनके छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोटा विश्वविद्यालय की ओर से? मैं ये बताना चाहूँगा आपको, तकनीक के इस युग में धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, परिस्थितियों के अनुरूप चीज़ें बदल रही हैं और बहुत कुछ चीज़ें आसान होती जा रही हैं। प्रथम बार ऐसा प्रतीत होता है कि कितना टिपिकल काम हो गया है। जैसे मैं बताऊं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र हमारा भरने से पहले एक ABC ID बनानी होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से ये ID डिजी लॉकर के पोर्टल पर है, जिसका API लिंक हमने लेके ये चालू किया है हमारे यहाँ भी। कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी उसका उल्लेख है कि आप पहले अपनी ABC ID बनाएं। तो पहले विद्यार्थियों को ABC ID बनानी होगी, तत्पश्चात ही वो परीक्षा आवेदन पत्र भर पाएगा। इसके बाद चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं कि भरना बड़ा टिपिकल रख रहा है कि विद्यार्थी को लगेगा पहले तो ABC ID में उसको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, यूनिक मोबाइल नंबर जो उसका अकेले का होगा, आधार नंबर देना पड़ेगा, फिर उसके पास 2 OTP आएंगे, OTP आने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन ID क्लियर होगा, फिर परीक्षा आवेदन पत्र पर वो पहुंचेगा। पर ये टेक्नोलॉजी के इस युग में चीज़ें इतनी मुश्किल भी नहीं है। प्रथम बार लगेगा कि अपन में इतनी सारी औपचारिकताएं हो गई, पर इसके बेनिफिट कितने ज़्यादा हैं यदि विद्यार्थी फर्स्ट ईयर, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई चीज़ें भी साथ आई हैं कि मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री सिस्टम, कि जैसे ही फर्स्ट ईयर करेगा वो चाहे तो यहाँ से एग्जिट होकर कोई दूसरा कोर्स करने जा सकता है। तो वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उसका जो तैयार हुआ है, 1 साल में तैयार हुआ है, तो वो डिजी लॉकर पे कभी भी जाके विद्यार्थी भी देख सकता है और कोई और भी वेरीफाई कर सकता है। मान लीजिए मैं छोटी बात दिखाऊंगी, उसका कोई डॉक्यूमेंट भी गुम गया तो डिजी लॉकर से निकाल भी सकता है। बहुत अच्छी बात। तो और आपको एक बात और बताऊं गौतम साहब, कोटा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने 2019 तक की डिग्री डिजी लॉकर पे डाल दी है। विद्यार्थी अपनी ABC ID से उसको असेस करेगा तो मिल जाएगी। और दूसरी संस्था भी जिसे किसी और जगह जाके उसने प्रवेश लिया तो उसका वेरिफिकेशन या सत्यापन कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रवीण कुमार जी भार्गव साहब से हमने विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक सत्र उसकी गतिविधियां और जो विद्यार्थियों को लाभ मिलने उन सब चीज़ों को इन्होंने बखूबी बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।